हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है केवीएस पीआरटी ईवीएस के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और जिसमें मैं आपको ईवीएस का पूरा सिलेबस कवर करा रही हूँ अकॉर्डिंग टू न्यू लेटेस्ट पैटर्न 2018 में जो अपडेट हुआ है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग। सो आप सबको पता है कि अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हमने लोकल बॉडीज़, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमने कर लिया है। 4 पार्ट्स है उसके, नहीं देखे तो देख सकते हो। बेस है उसमें से पिछले साल मतलब कि 2018 वाले पीआरटी के एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चंस आए थे, वो सब भी मैंने कवर करा दिया है। तो वो जो लोकल बॉडीज़ की मैं कह रही हूँ, जिसमें आपका पंचायती राज, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क ऑफ पटवारी, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब कवर कराया हुआ है, तो वो देख सकते हो। स्टेट बॉडीज़ में फिर हमने लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल किया है। और अभी हम फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पार्ट अपलोड हो चुका है, अगर नहीं देखा है तो वो देख सकते हो। पूरा वो एनसीईआरटी बेस्ड है, ये पार्ट 2 है। हर एक वीडियो में मैं क्या करती हूँ कि एक पार्ट जो होता है वो एनसीईआरटी से रिलेटेड होता है और नेक्स्ट वाला जो होता है वो थोड़ा सा अपर लेवल का होता है। वो जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी का है, चाहे वो आपका DSSB का है, कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर अगर क्वेश्चंस उन टॉपिक में से आते हैं तो वो कराती हूँ, ताकि अगर आपका 2020 KVS अगर थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड हाई भी हुआ, ठीक है, अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई भी हुआ तब भी आप अटेम्प्ट कर सको उसको विद एक्यूरेसी। तो यही मोटो है। और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्क्रीन पर आप देख सकते हो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं सबसे पहले। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहूँगी कि बेटा इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? तो जिन बच्चों का भी आंसर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सब सही है। अब आइए देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक है। इंडिया क्या है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमने कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया है, किस पर बेस्ड है? तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। ऑल द मिनिस्टर्स रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। तो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि पार्लियामेंट के कंट्रोल के अंदर ही सारे मिनिस्टर्स होते हैं। इफ एनी लेजिस्लेशन फॉल्स इन द पार्लियामेंट, ऑल द मिनिस्टर्स में कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसी का तो लीडर होता है आपका प्राइम मिनिस्टर, है ना। बताया था ना ये प्रीवियस क्लास में। जो आपका बेस है वो हो चुका है, ठीक है, पार्ट 1 में ही। तो इन सब को रिजाइन करना पड़ता है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसी वजह से क्या कहते हैं हम कि इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपने कई बार देखा होगा कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में अपना बहुमत सिद्ध ना कर पाए, ठीक है, सरकार, तो क्या हो जाता है कि बेटा उनको रिज़ाइन करना पड़ता है और वहाँ पर अल्टीमेटली गवर्नर रूल लग जाता है, ठीक है। हम कहते तो प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है, लेकिन स्टेट्स में कौन वर्क करता है? प्रेसिडेंशियल रूल में गवर्नर वर्क करता है, ठीक है। तो यही होती है आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, उसमें आपके जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास होती है ज़्यादा पावर। तो वही जितनी भी पॉलिसीज़ है, ठीक है, रूलिंग गवर्नमेंट के अंदर, वो सब पीएम ही फॉर्म करती है, या कह लीजिए पीएम अलोंग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो पीएम इज़ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट, आप कह सकते हो। In the parliamentary form of government, the prime minister is not directly elected by the people. He is selected the leader of the house by the elected members of the parliament. बिल्कुल ये बात ना याद रहनी चाहिए, कभी भी आपको MCQ फॉर्म में देखने को मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बेटा आपका GS सेक्शन KVS PRT में ही देखने को मिले। अलग अलग एग्जाम्स आप लोग देते होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और सब में GS वाला पार्ट होता है, ठीक है, होता है ना, GK आती है हर एक एग्जाम में। तो वहाँ पर भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहने वाले हैं सेशंस। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है कि प्राइम मिनिस्टर को हम इलेक्ट नहीं करते हैं कि पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर के लिए हम वोट डालने जाए।
इलेक्टेड, ही इज़ नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, तो क्या होता है कि इनको सेलेक्ट किया जाता है एज अ लीडर ऑफ द हाउस। कौन करते हैं? जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, जो इलेक्टेड एमपीज है वो करते हैं सेलेक्ट। बढ़ते हैं आगे। तो बेटा ये आपने जाना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं, ठीक है, क्या होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ क्या होता है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो आपने देखा कि जो आपका एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है उसका पार्ट होता है पीएम, बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो जो प्रेसिडेंट है वो ना ही आपके लेजिस्लेचर का पार्ट होता है और ना ही मिनिस्टर्स का पार्ट होता है, ठीक है, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कह सकते हो आप। द प्रेसिडेंट एट हिज ओन विल सेलेक्ट द मिनिस्टर्स हु आर कॉल्ड सेक्रेटरीज। एग्जाम्पल जहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका एग्जाम्पल है यूएसए, ठीक है। तो अब प्रेसिडेंट जो होता है ना अपनी मर्जी के अनुसार मिनिस्टर को सेलेक्ट करता है जिनको हम सेक्रेटरीज कहते हैं। अच्छा, यूएसए के अलावा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूएसए के अलावा कहाँ पर और कौन सी कंट्री है जहाँ पर हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, और रिप्लाई ज़रूर करना, इससे आपका ही ज्ञान की वृद्धि होगी, ठीक है। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ये चीज़ें देखने को मिले, तो पार्टिसिपेट ज़रूर किया करो। मैं देखती हूँ कि एक आधा इक्का दुक्का बच्चा रिप्लाई कर दे, आंसर दे दे तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई नहीं। तो ऐसे मत कीजिए, जो अगर वीडियो देख रहा है तो रिप्लाई भी किया कीजिए। तो बेटा मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जो आपके पार्लियामेंट है ना उसमें 3 चीज़ें होती है। फर्स्ट इज़ प्रेसिडेंट, सेकंड इज़ लोकसभा एंड थर्ड वन इज़ राज्यसभा। पार्लियामेंट के बारे में हमने पार्ट 1 में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। अभी हम क्या देखेंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, जहाँ से हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लोकसभा क्या होता है आपका, लोअर हाउस होता है, कई बार ये चीज़ बता चुकी हूँ। और राज्यसभा क्या होता है आपका, अपर हाउस होता है। तो देखते हैं लोकसभा के बारे में। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि द लोकसभा इज द मोर पावरफुल चेंबर ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये चीज़ भी बताई हुई है कि आपका अगर स्टेट लेवल पर बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर आपकी लोकसभा सेंट्रल लेवल पर बात करें तो आपका लोकसभा ये पावरफुल चैम्बर होता है देन एज अ कंपैरिजन विद राज्यसभा या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, ठीक है। तो लोकसभा क्या हुआ आपका ज़्यादा पावरफुल चैम्बर होता है। लोकसभा की स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 हो सकती है, ठीक है, 552 हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और अगर प्रेजेंट या करंट स्ट्रेंथ की बात करें कि अभी प्रेजेंटली लोकसभा में कितने मेंबर्स है, तो है 545। दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते इलेक्टेड मेंबर्स, और अभी करंटली कितनी स्ट्रेंथ है, 545 या 545। अब ये जो 552 है ना बेटा, इसमें भी ना 530 तो वो हो सकते हैं कि जो डिफरेंट स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, जो चुने जाते हैं डिफरेंट स्टेट से, और 20 मेंबर्स वो हो सकते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश से पार्ट एमपीज़ का बन सकते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं। और अगर बात करूं तो कल भी मैंने बताया था, मतलब पार्ट 1 में बताया था कि प्रेसिडेंट के हाथ में ना पावर होती है कि लोकसभा के अंदर 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। 2 मेंबर्स को क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, नॉमिनेट कर सकता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि उनका प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तब प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर लेता है फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये बात इस वजह से इतना रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन देखने को मिल चुका है इसमें। आइए देखते हैं क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। थोड़ा सा मैंने इसका जिस्ट में आपको स्टेट गवर्नमेंट जब करा रही थी तो मैंने आपको बता दिया था, जब मैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल करा रही थी तो थोड़ा सा मैंने बता दिया था। और थोड़ा सा अब लोकसभा अगर हम पढ़ रहे हैं अलग से तो इसमें भी जानना ज़रूरी है। तो बेटा आप देख सकते हो कि लोकसभा के मेंबर होने के लिए
एज कितनी चाहिए, मिनिमम 25 ईयर्स चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेम उसका इलेक्शन लिस्ट में होना चाहिए, मेंटली अनसाउंड या फिर बैंकरप्ट ना हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड ना करता हो, या कोई भी पोस्ट ऑफ बेनिफिट होल्ड ना करता हो। अगर कोई पर्सन लोकसभा के चुनाव में चाहता है इलेक्ट होना, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता है, पहले अगर गवर्नमेंट जॉब पर है ना तो वहाँ से रिज़ाइन देना पड़ेगा, तभी वो लोकसभा के चुनाव में या किसी भी चुनाव में, ठीक है, लोकसभा नहीं, किसी भी इलेक्शन में तभी वो खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये एक रूल होता है, ये क्वालिफिकेशंस है जो होनी मस्ट है। इसके साथ एक चीज़ और याद रखनी है, पहले ही बताया हुआ है कि ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा कितना होता है, 5 साल का होता है, और इसको 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है, बताया रखा है ये चीज़। और राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ठीक है। और लोकसभा की ड्यूरेशन मैंने 5 ईयर्स बताई है, ठीक है, 5 ईयर्स होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में इसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए इमरजेंसी लग जाती है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी है आपकी, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है, तो वो अगर लग जाती है तो आपके लोकसभा के ड्यूरेशन को 1 साल बढ़ाया जा सकता है। चाहो तो कहीं पर नोट डाउन कर सकते हो कि अगर इमरजेंसी लगती है, ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर, ठीक है। लोकसभा की ड्यूरेशन है वैसे तो 5 साल की होती है, लेकिन उसको 1 साल बढ़ा दिया जाता है जब इमरजेंसी लगती है आपातकालीन की सिचुएशन में। मूव ऑन करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर पर। तो बेटा लोकसभा का कार्यभार संभालने के लिए जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं ना, वो इलेक्ट करते हैं स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को। स्पीकर जो होता है आपका, कई बार अगर क्वेश्चन अगर पूछ ले कि स्पीकर को कौन ओथ दिलाता है, तो बेटा इसको कोई प्रॉपरली ओथ नहीं दिलाई जाती, ये एक लोकसभा के मेंबर के रूप में ही सभी सदस्यों के साथ शपथ लेता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अगर मान लीजिए आ गया कि स्पीकर ऑफ लोकसभा को कौन ओथ दिलाता है, और अगर आपके ऑप्शन में दे दिया, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया प्रेसिडेंट, सेकंड ऑप्शन आपका दे दिया गवर्नर, थर्ड ऑप्शन आपका दे दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया आपका नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि ये अलग से कोई इसको प्रॉपरली मतलब इस ओहदे के लिए ओथ नहीं दिलाता है। ये अदर मेंबर्स के साथ ही, लोकसभा के अदर मेंबर्स के साथ ही क्या करता है, शपथ लेता है। और ये जो ओथ सेरेमनी है ये कौन कंडक्ट कराता है, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर। कई बार ये पूछ लेते हैं कि हु इज द प्रोटेम स्पीकर इन द लोकसभा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है एसएससी एंड ऑल में। तो याद रखना है कि प्रोटेम स्पीकर जो होता है बेटा वो सीनियर मोस्ट मेंबर है, जो उम्र में सबसे ज़्यादा होता है ना, तो वो होता है आपका प्रोटेम स्पीकर, एंड ही इज इलेक्टेड इन द प्रेजेंट हाउस, ठीक है। उसको क्या, जो मतलब मान लीजिए लोकसभा है, ठीक, तो उसमें जो इलेक्ट किया है प्रोटेम स्पीकर को, तो वो क्या कराएगा, ओथ सेरेमनी जो सारे मेंबर्स की होती है वो चीज़, ठीक है। ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट बॉडीज़ का, जब मैंने पार्ट 2 कराया था। सबके रेजिग्नेशन बताए थे, कौन किसको रेजिग्नेशन देता है। अगर नहीं देखा है तो स्टेट गवर्नमेंट वाला पार्ट 2 ज़रूर देख लेना। स्पीकर ऑफ लोकसभा है जो होता है, जो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है, डिप्टी स्पीकर को, और जो डिप्टी स्पीकर देता है अपना रेजिग्नेशन लेटर वो देता है स्पीकर ऑफ लोकसभा को। तो ये कह सकते हो कि वाइस वर्सा होते हैं, एक दूसरे को देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखने की ज़रूरत है, कई बार बेटा क्वेश्चन आ चुका है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, और इस वजह से कि आप खुद भी एफर्ट्स लगाओ इस क्वेश्चन में ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी बार देखा जा चुका है। तो जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का कौन करता है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि जॉइंट सेशन जो है पार्लियामेंट का वो प्रिसाइड कौन करता है, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रेसिडेंट लगा करके आ जाते हैं, जो आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कौन करवाता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करता है। याद रखनी है ये चीज़, बिल्कुल मस्तिष्क में छप जानी चाहिए, ठीक है।
बिल्कुल मैं ये नहीं देखना चाहती कि किसी का भी कोई मार्क्स कटे। और अगर मैंने ये टारगेट लगा के चला है ना कि हर एक स्टूडेंट जो मेरी वीडियोस देखते हैं 18+ स्कोर करे, तो 18+ स्कोर करे, ठीक है, डेट्स इट। अच्छा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आपका मिसलेनियस पार्ट में आ जाती है ये चीज़, फर्स्ट मैन फर्स्ट वीमेन आते हैं ना बहुत बार पेपर्स में, तो आपको बताना है कि फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, मोस्टली को पता होगा। तो अपनी 1 सेकेंड टाइप करने में लगा देना कमेंट बॉक्स में, ताकि बाकी बच्चे अगर किसी को नहीं आता, और कमेंट बॉक्स जनरली सभी चेक करते हैं, तो वो देख सके और सीख सके कुछ। अब यहाँ पर एक और चीज़, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो बेटा आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है ना, वही एक इकलौता ऐसा पर्सन है जो लोकसभा की सभी मीटिंग्स को अटेंड कर सकता है, लोकसभा की मीटिंग्स को अटेंड कर सकता है। वो लोकसभा का मेंबर नहीं होता, लोकसभा का मेंबर नहीं होता, लेकिन उनके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वो लोकसभा के सभी मीटिंग्स को अटेंड कर सके। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस में दे देंगे आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, स्पीकर, कुछ भी दे देंगे मतलब, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, याद रखिए ये चीज़। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा आपको पता है क्या है बेटा? द अपर हाउस है, ठीक है, अपर हाउस है। तो राज्यसभा जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपका, तो ये क्या करते हैं राज्यसभा में, जितने भी स्टेट्स हैं ना उनको सेंटर लेवल पर रिप्रेजेंट करने का काम किसका है? राज्यसभा का है। राज्यसभा की जो क्वालिफिकेशंस है कि भाई सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, बैंकरप्ट ना हो, अनसाउंड माइंड का ना हो, कोई गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड ना करता हो, वो सारी चीज़ सेम है जैसे लोकसभा में मैंने बताया आपको। लेकिन एज में फ़र्क है कि मिनिमम एज लोकसभा में तो 25 ईयर्स चल जाएगी, लेकिन राज्यसभा में मिनिमम एज कितनी होनी ज़रूरी है? 30 ईयर्स होनी ज़रूरी है, 30 साल की का होना ज़रूरी है, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि एज से भी क्वेश्चंस कई बार आ जाता है। नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि भाई जो लोकसभा की तरह ना हो करके राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा का तो एक ड्यूरेशन है 5 साल और उसको उससे पहले भी भंग किया जा सकता है, लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन में वो जो ड्यूरेशन है उसको 1 साल बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, ये रूल है। तो अनलाइक लोकसभा, राज्यसभा क्या है बेटा? एक परमानेंट हाउस है जिसको कभी भी डिसॉल्व या भंग नहीं किया जा सकता। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की बात करूं, मैंने ये चीज़ आपको पहले भी स्टेट गवर्नमेंट में भी पढ़ा चुकी हूँ मैं ये चीज़, कि भाई जो मेंबर ऑफ राज्यसभा होता है ना, उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, ठीक है। कई बार ना बच्चे ये सोच लेते हैं कि राज्यसभा का टीनर है ये, लेकिन राज्यसभा क्या है? एक परमानेंट हाउस है, बिल्कुल याद रखिए ये चीज़। और उसके जो मेंबर्स होते हैं उनका ड्यूरेशन, उनका टेनर कितना है? 6 ईयर्स का है, 6 वर्ष का है। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ होती है इसमें भी कि हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स तो रिटायर होते हैं और 1/3 मेंबर ही इलेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ है राज्यसभा के अंदर, याद रखनी है ये चीज़। पूछ लेते हैं कि आफ्टर एवरी 2 इयर्स कितने मेंबर्स रिटायर होते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं 1/3 और 1/3 मेंबर्स ही इलेक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ मत सोचना, कहीं तो ये सोचते हैं कि रिटायर हो रहे हैं 1/3 तो फिर वो तो स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, ऐसा नहीं होता बेटा। उतने ही मेंबर्स हर 2 साल के बाद इलेक्ट भी होते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है ना वो 250 मेंबर्स 250 मेंबर्स हो सकती है, लेकिन प्रेजेंटली अगर बात करें राज्यसभा की तो 245 मेंबर्स है। 12 मेंबर्स नॉमिनेट कर सकता है कौन? प्रेसिडेंट, जो अगर उसको लगे कि भाई हु आर एक्सीलेंस इन द फील्ड्स ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर और सोशल सर्विस। तो एक बार क्वेश्चन आ चुका है DSSB PRT 89/17 में कि GS सेक्शन की बात कर रही हूँ, जीके की, ठीक है। तो जीके में आया था क्वेश्चन कि जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, वो कौन कौन से फील्ड से करते हैं, और किसी ऑप्शन में ये 4 थे, ठीक है भाई, वो राइट आंसर तो खैर होता ही है।
किसी ऑप्शन में इन 4 के साथ एक और जोड़ दिया, किसी ऑप्शन में इन 4 के साथ मतलब कुछ अलग ऑप्शन दे दिया, ठीक है, किसी में 2 ही दिया, तो इस तरीके से। तो राइट आंसर क्या होता है कि भाई कौन कौन सी फील्ड है, साइंस की, आर्ट की, लिटरेचर की और सोशल सर्विस की। इसको ना एक ट्रिक से याद कर सकते हो। अभी हमारी क्या चल रही है, क्लास चल रही है, क्लास ले रही हूँ ना मैं आपकी, तो बेटा क्लास से याद रख सकते हो कि क्लास का अगर आप सी हटा दो, ठीक है, क्या बचेगा, LASS। क्लास की स्पेलिंग क्या होती है, CLASS, यही होती है ना। तो क्लास से आप सी हटा दीजिए, बचा क्या क्या आपका, लिटरेचर, तो ये लिटरेचर, ठीक है। फिर क्या आएगा, A तो आर्ट की फील्ड, फिर S तो सोशल सर्विस, एंड दूसरा S क्या हो जाएगा, साइंस। तो ये आपकी एक ट्रिक है, क्लास याद रखिएगा, C को हटा दीजिएगा क्योंकि C का मतलब इसमें नहीं है कुछ रोल, ठीक है, वो एडिशनल है, याद रखने के लिए ट्रिक। और LASS से आपका क्या याद हो जाएगा, L से लिटरेचर, A से आर्ट, SS से साइंस एंड सोशल सर्विस। नेक्स्ट जो बेटा आपका चेयरमैन होता है राज्यसभा का, मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि आपके लोकसभा में तो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होते हैं, लेकिन आपके राज्यसभा में क्या होते हैं, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो होता है राज्यसभा का चेयरमैन। तो कभी भी अगर आपसे चेयरमैन पूछे तो आपको क्या आंसर देना है, वाइस प्रेसिडेंट। अब आपको क्या बताना है कमेंट बॉक्स में, क्या बता सकते हो कि वाइस प्रेसिडेंट, या फिर आप कह सकते हो कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, उनका नाम, ठीक है। तो इट ऑल्सो इलेक्ट्स अ वाइस चेयरमैन अमंग इट्स मेंबर्स हु प्रिसाइड्स ओवर इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन। जब चेयरमैन के एब्सेंस में कौन कार्यभार संभालता है राज्यसभा में, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, जिसको कौन इलेक्ट करता है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। अब फर्स्ट चेयरमैन की बात करें तो कौन थे, डॉक्टर S राधाकृष्णन। अच्छा, अब ये डॉक्टर S राधाकृष्णन अगर फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा थे, इसका मतलब क्या हुआ है, क्या हुआ इसका मतलब कि जो पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, डॉक्टर S राधाकृष्णन। तभी तो वो कहेंगे हम कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा थे, राइट। तो ये आपका लॉजिक हो गया। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, अपनी क्लास को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर नए जुड़े हो चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपका बेनिफिट होगा काफ़ी इससे, ठीक है, इन क्लासेस से। नॉट ओनली फॉर KVS PRT EVS सेक्शन बट ऑल्सो फॉर KVS PRT में भी GS सेक्शन जो आपका आता है, उसमें भी ये उतना ही बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। तो आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।